नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन एनसीईआरटी एमसीक्यू क्लास 12th ज्योग्राफी की इस सीरीज के अंदर चैप्टर संख्या 2, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि के जो आपका चैप्टर है, इससे संबंधित एमसीक्यू प्रश्न को देखने वाले हैं। इससे पहले अपन ने इसके नोट्स की क्लास की बातचीत की थी। अगर आपने अभी वो नहीं देखी है तो यूट्यूब पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो किस तरीके से आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, तो एक बार उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद अपन अपनी क्लास को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको यूट्यूब पे जाना है और यूट्यूब पे जाने के बाद में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर आपको यहाँ ये जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, बटन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारी प्लेलिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। और प्लेलिस्ट का मतलब होता है कि वीडियोस का क्रमानुसार एक व्यवस्थित फोल्डर, ठीक है। तो यहाँ आपको सबसे पहले दिख जाएगा एनसीईआरटी क्लास 12 भूगोल, मानव भूगोल के सिद्धांत, नोट्स एंड एमसीक्यू। ऐसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ चैप्टर संख्या 1 से सारे वीडियो आपको क्रमानुसार देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अपन ने एनसीईआरटी की जो आपकी 12th क्लास में इतिहास सब्जेक्ट है, उसके सारे किताबें, यानी उसमें आपकी जो 3 किताबें, उन सब के नोट्स और एमसीक्यू की कंप्लीट बातचीत कर ली है। तो आप यहाँ ये जो तीनों प्लेलिस्ट दिख रही है, आप आराम से उनके अंदर जाके वीडियो और एमसीक्यू जो नोट्स की जितनी वीडियो वो सारी देख सकते हैं। साथ ही पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप गूगल के ऊपर लिखें lakshmanadhara.com। जैसे ही ये सारी चीजें लिखोगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आराम से वेबसाइट के अंदर आप सारी चीजें पढ़ना, और उसके बाद आप शॉप के बटन पे क्लिक करके कक्षा 12 इतिहास, हिस्ट्री, नोट्स एंड एमसीक्यू पे आप क्लिक करना और आराम से आपको सारी चीजें ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद में आपके सामने सारी अलग अलग कैटेगरी खुलेगी, यानी भाग 1 के केवल नोट्स, भाग 1 के केवल एमसीक्यू और भाग 1 के नोट्स प्लस एमसीक्यू, सब तीनों किताबों के अलग अलग, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं और जो भी आपको पसंद हो, जो भी आप पढ़ना चाहें, उसके ऊपर क्लिक करके आराम से परचेज कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि हमारे को तीनों के नोट्स एक साथ में मिले तो आपको कंप्लीट एनसीईआरटी नोट्स वाले पे क्लिक करना होगा और इसमें आपको जो भाग 1, 2 और 3 के नोट्स प्लस एमसीक्यू आप में पूरे कंप्लीट इसमें मिल जाइए, ठीक है ना, मिल जाएंगे। तो साथ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कस्टमर सपोर्ट दिया हुआ है, तो आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब अपन अपने चैप्टर की कर लेते हैं शुरुआत, जिसमें अपना आज के सारे एमसीक्यू देखने वाले हैं। ओके आवाज वगैरह सब क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आराम से एक एक को अपन देखेंगे। चलो तो चैप्टर संख्या 2 है, जिसका नाम विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि, ठीक है ना। ये अध्याय संख्या 2 से संबंधित जितने भी आपके एमसीक्यू है वो सारे देखने वाले हैं। चैप्टर वाली क्लास का लिंक आपको या तो प्लेलिस्ट में जाओ या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। साथ में इसकी पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो वैसे मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, तो लिंक नीचे दिया होगा टेलीग्राम का, आप वहां से जाके देख लेना, ठीक है। चलो कक्षा 12 मानव भूगोल अध्याय संख्या 2 के एमसीक्यू है। सबसे पहला प्रश्न है कि विश्व की वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। तो वर्तमान में विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो है आपकी 1.2%, ठीक है। आगे बात करें तो निम्नलिखित में से किस देश की आबादी सबसे कम है। ऐसा कौन सा देश है जिसकी आबादी सबसे कम है। तो नॉर्वे जो है यहाँ सबसे कम आबादी है। और नेक्स्ट, भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है। भारत का वर्तमान समय में बात करें तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वर्तमान समय में भारत का जन घनत्व है। और जन घनत्व किसे कहते हैं, तो अगर मैं बताऊं जन घनत्व की, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जन घनत्व कहा जाता है। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में जो लोग निवास करते हैं उसे आपके जन घनत्व कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारण नहीं है। यानी यहाँ जो कारण दिए हुए इसमें से कौन सा जो है वो प्रवास का प्रतिकर्षक कारण
नहीं है। प्रतिकर्षक का मतलब क्या हुआ, यानी जो आकर्षित नहीं करता है। मतलब जैसे देखो प्रतिकर्षक एक तो होता है अपकर्षक, मतलब आकर्षित करता है, यानी प्रतिकर्षक कारक नहीं, आकर्षित नहीं करने वाला कारक। देखो ये तो आकर्षित नहीं करता है, ये भी आकर्षित नहीं करता है, ये आकर्षित करता। प्रतिकर्षक कारक नहीं है, कारक नहीं है। मतलब देखो अवसरों की कमी प्रवास को प्रतिकर्षक करता है, ठीक है, ये भी करता है। बेरोजगारी ये भी करता है। लेकिन चिकित्सा सुविधा, मतलब इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि प्रवास किस कारण से नहीं होता है, ऐसे मतलब प्रतिकर्षक का मतलब है ऐसा इनमें से कौन सा कारण है जिसके कारण से प्रवास नहीं होता। देखो अवसर की कमी है तो प्रवास होगा, आर्थिक पिछड़ापन है तो भी प्रवास होगा, और बेरोजगारी है तो भी वहां से प्रवास होगा, यानी वहां से लोग छोड़ करके दूसरी जगह जाएंगे। अगर चिकित्सा सुविधा और शैक्षणिक सुविधा अगर अच्छी है तो वहां से प्रवास नहीं होगा। तो इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन 3 है वो आपका राइट होगा। आगे प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का एक अपकर्षक कारण नहीं है। देखो अपकर्षक मतलब है आकर्षित करने का कौन सा कारण नहीं है। देखो प्रवास को आकर्षित करने का कारण कौन सा नहीं है। देखो उच्च स्तरीय सुविधाएं आकर्षित करेगी, आर्थिक विकास आकर्षित करेगा, शांत एवं सामाजिक वातावरण आकर्षित करेगा। लेकिन बेरोजगारी, आप मुझे बताओ क्या आप ऐसी जगह पे जाना पसंद करोगे जहां बेरोजगारी हो? नहीं जाओगे ना, तो ये जो इसमें कारक है वो नहीं है। प्रश्न संख्या 6, वह व्यक्ति जो अपना क्षेत्र छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में जाता है वो क्या कहलाता है? नहीं, वह व्यक्ति जो किसी क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाता है तो वो वहां का प्रवासी कहलाता है, ठीक है ना। और वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? जैसे मैंने कहा ये एक व्यक्ति मान लो ये बैठा है आपके राजस्थान में, ठीक है, और ये राजस्थान से गया आपके कौन से राज्य का नाम दे, ये चला गया पंजाब, ठीक है, ये राजस्थान से पंजाब जाता है तो पंजाब में ये क्या कहलाएगा? प्रवासी कहलाएगा, ठीक है। अपन कई बात कहते हैं ना प्रवासी लोग इतने आए, इतने लोग आए। जैसे मैं कह दूं कि बांग्लादेश है, यहां से आपका है ये बांग्लादेश, बांग्लादेश के अंदर से कोई भी अगर आएगा आपके उड़ीसा में, मान लो उड़ीसा में आ गया, तो उड़ीसा वाले लोग इसको क्या कहेंगे? कहीं नहीं ये प्रवासी है, ठीक है ना। दिल्ली से मुंबई प्रवास करने वाला व्यक्ति मुंबई के लिए क्या कहलाएगा? देखो दिल्ली से मुंबई प्रवास करने वाला व्यक्ति मुंबई के लिए क्या कहलाएगा? तो अप्रवासी कहलाएगा। देखो प्रवास के 2 प्रकार होते हैं। प्रवास कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है अप्रवास और दूसरा होता है उत्प्रवास। उत्प्रवास, ठीक है। अब इसमें जैसे अप्रवास का मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति है जो आप दिल्ली है, दिल्ली से कहां जा रहा है? दिल्ली से जा रहा है मुंबई, ठीक है, दिल्ली से मुंबई गया तो इस जगह को उसने छोड़ा और इस जगह गया, तो यहां जो हुआ वो होगा उत्प्रवास। यानी यहां पे क्या हुई? कमी हुई, यानी एक व्यक्ति की कमी हुई तो ये हो गया उत्प्रवास, और यहां एक व्यक्ति की बढ़ोतरी हुई यानी ये हो गया अप्रवास। तो ध्यान रखना अप्रवास जो है वो जनसंख्या में धनात्मक परिवर्तन लाता है और उत्प्रवास जो है वो जनसंख्या में ऋणात्मक परिवर्तन लाता है। ये दोनों चीजें आप ध्यान रखना। देखो दिल्ली से मुंबई प्रवास करने वाला व्यक्ति दिल्ली के लिए क्या होगा? दिल्ली के लिए उत्प्रवासी हो गया। और दिल्ली में कैसा परिवर्तन होगा जनसंख्या में? यहां पे जो परिवर्तन होगा वो होगा ऋणात्मक, ठीक है ना, ऋणात्मक परिवर्तन। यहां जनसंख्या में जो परिवर्तन होगा वो होगा ऋणात्मक परिवर्तन। ओके, आगे 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। पिछले 500 वर्षों में विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी गुना बढ़ी है? तो 10 गुना बढ़ी है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक बात करूं तो वृद्धि जो है वो आपके अफ्रीका में है, और सबसे अधिक जनसंख्या की बात करूं तो एशिया में है। यानी एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है, ठीक है। और अगर बात करें वृद्धि की, यानी कौन से महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो अफ्रीका के अंदर सर्वाधिक है। लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो सर्वाधिक जो है वो आपके एशिया महाद्वीप में करती है। और जो 10 सबसे बड़े देश है जनसंख्या के, उसमें से 6 जो देश है वो केवल और केवल एशिया महाद्वीप के हैं।
21वीं सदी की शुरुआत में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो विश्व की जनसंख्या जो थी वो 6 अरब थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है? कौन सा जो है वो विरल जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है? दक्षिण पूर्वी एशिया, क्योंकि दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश आपका चीन निवास करता है, और चीन के बाद में बात करें तो भारत निवास करता है। ठीक है ना। तो इसने क्या पूछा है कि कौन सा क्षेत्र नहीं है? विरल का मतलब कम, विरल का मतलब क्या है कि कम जनसंख्या वाला नहीं। तो देखो अट्टाकामा है, भूमध्य रेखीय है, ध्रुवीय प्रदेश है, तो यहाँ पे जो जनसंख्या है वो कम है, यहाँ पे कम है। लेकिन कहाँ ऐसी जगह जहां कम नहीं है? तो चीन और भारत जो है वो आपके एशिया महाद्वीप के दक्षिण और पूर्व में स्थित है, इसलिए इनको कहा जाता है कि यहाँ जनसंख्या है वो कम नहीं है। आगे प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है? कौन सा कारण प्रभावित करता है? तो ये जो आपका भौगोलिक कारण जलवायु है ये प्रभावित करता है। देखो रोजगार कौन सा भौगोलिक कारण प्रभावित करता है? देखो रोजगार ये आर्थिक है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य ये भी आर्थिक है, लेकिन बेहतर सामाजिक वातावरण ये सारे के सारे, देखो रोजगार ये तो चला गया आर्थिक कारक में, आर्थिक कारक, ठीक है। शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं ये चला गया, मान लो आपके ये सामाजिक कारक हो गया, ठीक है। बेहतर सामाजिक वातावरण ये भी सामाजिक कारक हो गया, लेकिन जलवायु जो है ये कैसा कारक है? भौतिक कारक है, भौतिक कारक। तो इसमें आपका ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं? तो आर्थिक कारण कौन कौन से? देखो रोजगार और नगरीकरण ये दोनों आपके आर्थिक कारक है, ये प्रभावित करते हैं जनसंख्या वितरण को, ठीक है। तो इसमें आपका ए और सी दोनों राइट हो जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं ये आपके सामाजिक में चला जाएगा। आगे जनसंख्या के आधार पर विश्व में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो विश्व में दूसरे स्थान की बात करें तो भारत है, वर्तमान समय ये फर्स्ट में आ जाएगा। देखो चीन जो है वो आपके प्रथम स्थान पर है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देखें तो दूसरे स्थान पे बात करें तो आपका भारत है, और ये दोनों देश जो है वो आपके एशिया महाद्वीप में स्थित है, और एशिया महाद्वीप विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनसंख्या निवास करने वाला महाद्वीप है। आगे जनसंख्या के आधार पर विश्व में पहला स्थान किस देश का है? तो चीन का है। जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं? देखो अपन एक नोट्स की क्लास के अंदर देखा था, जनसंख्या परिवर्तन के जो घटक है वो आपके जन्म दर, जन्म, मृत्यु और प्रवास, ये तीनों घटक जो है वो आपके जनसंख्या परिवर्तन के हैं, यानी इनसे जनसंख्या में परिवर्तन होगा। अगर जन्म लेंगे तो किसी, जैसे मान लो ये एक स्थान है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अगर जन्म ले रहे हैं तो यहाँ की जनसंख्या में परिवर्तन होगा। जैसे मान लो ये एक स्थान है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मर रहे हैं, यानी मृत्यु दर बढ़ रही है, तो यहाँ पे भी जनसंख्या में परिवर्तन होगा। यहाँ पे जो परिवर्तन होगा वो होगा धनात्मक, धनात्मक परिवर्तन, ठीक है। और यहाँ पे जो परिवर्तन होगा वो होगा ऋणात्मक परिवर्तन। और उसके बाद में लास्ट जो है वो प्रवास है, तो प्रवास में जहां से लोग छोड़ के जाएंगे वहां पे तो ऋणात्मक परिवर्तन होगा, और जहां पे आएंगे वहां पे आपके धनात्मक परिवर्तन होगा। तो ये जो तीनों कारक है ये जनसंख्या को मतलब जनसंख्या के परिवर्तन के प्रमुख घटक है, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, यानी ऑप्शन डी इसमें आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? कौन जो है वो जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? देखो प्रवास से जनसंख्या परिवर्तन होता है, जन्म से जनसंख्या परिवर्तन होता है, मृत्यु से होता है, लेकिन आवास से नहीं होता। तो ऑप्शन जो इसमें बी है वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, निम्न में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? ध्रुवीय प्रदेश, यानी यहां जो है वो संख्या, यानी लोगों की जो संख्या वो कम है, यानी जनसंख्या निवास कम है, यानी यहाँ पे जो लोग हैं वो कम लोग रहते हैं, यानी जनसंख्या निवास कम है, यानी ध्रुवीय प्रदेश पर, क्योंकि ये बर्फीला इलाका है और यहाँ की जलवायु जो है वो अनुकूल नहीं है, ठीक है, अनुकूल नहीं है, यानी प्रतिकूल है, इसलिए यहाँ पे लोगों के जो निवास है वो कम है। आगे है प्रतिकर्षक और अपकर्षक कारक उत्तरदायी है, यानी ये किसके कारक है उत्तरदायी है? तो प्रवास के लिए। यानी प्रतिकर्षक का मतलब है कि आकर्षित नहीं करने वाले, और अपकर्षक का मतलब है आकर्षित करने वाले। ये दोनों जो कारक है वो आपके प्रवास से संबंधित है। ब्लास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? तो ये जो है वो आपके संभववाद के, क्योंकि जो संभववाद की विचारधारा दी थी वो आपके ब्लास ने दी थी। निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो
निम्नलिखित में से कौन से एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? बी, नॉट ए। ठीक है ना, सबसे अधिक जो जनसंख्या वृद्धि है वो आपके अफ्रीका में हो रही है, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है तो वो आपका एशिया है। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या जो है, मानव संख्या 6 अरब हो गई थी? तो 1999 के आसपास हो गई थी 6 अरब। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो साल्टे द्वीप में पाया जाता है। ठीक है, साल्ट सेट द्वीप जो है वहां पे सर्वाधिक जन घनत्व पाया जाता है न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार। सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है? तो ये आपके उत्तरी अमेरिका के अंदर सबसे अधिक है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक की बात करें तो स्थलाकृति भी है, मिट्टी भी है और जलवायु भी है, तीनों महत्वपूर्ण कारक है। इसका मतलब ऑप्शन डी इसमें सही होगा। निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो किसका सबसे अधिक लिंगानुपात है? लेटविया का है वो आपका सर्वाधिक है। और लिंगानुपात का मतलब क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या है उसे आपके लिंगानुपात कहा जाता है। चीन की आबादी कितनी है? तो 1.3 अरब के आसपास। ये कोई आंकड़े फिक्स नहीं है, बदलते रहते हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया वॉरेन थॉम्पसन के द्वारा। निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? कौन सा जो है वो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो दक्षिणी पूर्वी एशिया जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां मृत्यु दर निम्न हो, यानी जहां मृत्यु दर निम्न होगी वहां जनसंख्या का आकार बड़ा होगा, यानी कम लोग मरेंगे तो जनसंख्या अधिक ही होगी ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? देखो, अट्टाकामा विरल जनसंख्या है, भूमध्य रेखीय विरल जनसंख्या है और ध्रुवीय प्रदेश विरल जनसंख्या, लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया है वहां विरल जनसंख्या नहीं है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन जो राइट होगा वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिकर्षक कारक नहीं है? कौन सा जो है वो प्रतिकर्षक कारक नहीं है? देखो, जलाभाव है, बेरोजगारी है, महामारी है, लेकिन चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें सही है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है, मतलब सही नहीं है? तो विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक हुई है। ठीक है। विश्व में जनसंख्या परिवर्तन एक लोगों से जुड़ जाता है। ठीक है, 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या 100 वर्ष लगे थे। तो ये इसमें जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। जनानंग के संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर उच्च होती है। चलो, इसमें पूछा कि कौन सा सही नहीं है, तो आपका जो इसमें सी है वो सही नहीं है। विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है? तो इसमें आपको ध्यान रखना उत्तरी अमेरिका, क्योंकि उत्तरी अमेरिका में जो ज्यादातर जो जनसंख्या है वो आपकी नगरीय जनसंख्या है, ना कि ग्रामीण जनसंख्या। भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित है? यानी 1 हेक्टेयर जो भूमि है उस पर कितने लोग आश्रित है? तो 5 लोग आश्रित है। रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं? तो ये कोई फिक्स आंकड़े नहीं है, 50 करोड़ के आसपास। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 1.7। जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो -0.1। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, कहां पे केंद्रित है? मैदानी भागों में, क्योंकि मैदानी भाग जो है वो देखो परिवहन के लिए अच्छा है, परिवहन साधन का विकास हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे आवास निर्माण अच्छी तरीके से हो सकता है। ऐसे और भी कई कारण हैं जिनकी वजह से जो लोग हैं सर्वाधिक मैदानी भागों में रहते हैं। और भारत की बात करें तो गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है वो काफी सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर ज्यादातर जो जनसंख्या रहती है वो नदी घाटियों के उच्च भागों में निवास करती है। 1850 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो 100 करोड़। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो आपका चीन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अगर बात करें कथन कौन सा सही है, तो देखो, प्रौद्योगिकी प्रगति जन्म दर को घटाने में सहायक रही है, यस। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जनसंख्या वृद्धि दर में भी सहायक रही है, यस। देखो,
प्रौद्योगिकी प्रगति जन्म दर को घटाने में सहायक रही है। यानी टेक्नोलॉजी जैसे जैसे लोगों में विकास हुआ, बुद्धि का विकास हुआ, तो इससे क्या हुआ है कि जन्म दर है वो घटने लगी है, सहायक रही है, कम, मतलब ज्यादा इतनी संख्या में बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, तो सही बात है। उसके बाद में विज्ञान और प्रौद्योगिकी जनसंख्या वृद्धि में सहायक है, यानी इससे जनसंख्या वृद्धि हुई कि नहीं हुई, यस, यानी मृत्यु दर को कंट्रोल किया गया। तो ये दोनों बातें सत्य है, इसमें आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च थी, नहीं, वृद्धि उच्च नहीं थी, मृत्यु उच्च थी, तो इसमें पहला ही जो है वो सही नहीं है। आगे देखें, देखो, जनांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था में जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है, यस। परिवार में नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने के साथ ही महिलाओं के स्वरूप को बेहतर बनाती है, यस। धनात्मक वृद्धि दर निरंतर घटती रहे तो कुल जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती है, यस। धनात्मक वृद्धि दर निरंतर बढ़ती रहे तो जनसंख्या बिल्कुल बढ़ेगी, तो इसमें ऑप्शन जो ए है वो सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपकर्षक कारक नहीं है? यानी ये जो कारक दिए हुए हैं इनमें से कौन सा एक अपकर्षक कारक नहीं है? देखो, शांति और स्थायित्व अपकर्षक कारक है, अनुकूल जलवायु अपकर्षक कारक है, स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं अपकर्षक कारक है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन ये अपकर्षक कारक नहीं है। इसका मतलब नहीं पूछा हुआ है, तो ऑप्शन जो आपका डी है इसमें आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र घनत्व की दृष्टि से निम्न है? यानी ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो जन घनत्व की दृष्टि से निम्न है, यानी वहां पे लोगों की जो संख्या है वो निम्न नहीं है। ओके, निम्न नहीं पूछा हुआ, ठीक है, निम्न नहीं है। देखो, सहारा में कम लोग रहते हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेश में कम लोग रहते हैं और ध्रुवीय प्रदेश में कम लोग रहते हैं, लेकिन दक्षिणी पूर्वी एशिया जो है इसमें कम लोग नहीं रहते, इसमें बहुत अधिक लोग रहते हैं, इसलिए ये जन घनत्व की दृष्टि से निम्न नहीं है, जन घनत्व की दृष्टि से क्या है? उच्च है। तो इसमें पूछा है कि निम्न नहीं है, तो निम्न नहीं है तो आपका इसमें सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? यानी ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसकी वृद्धि जो है वो सर्वाधिक है? तो इसमें आपका आ जाएगा अफ्रीका। ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि कौन से महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, यानी वर्तमान समय में अगर देखें तो अफ्रीका महाद्वीप की जो जनसंख्या वृद्धि है वो सर्वाधिक है, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या कौन से महाद्वीप में निवास करती है? तो एशिया की ध्यान रखना, जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है? तो एशिया में है, और अगर वृद्धि की बात करें तो आपके अफ्रीका में है। आगे 50, निम्नलिखित में से विश्व के किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है? यानी ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें जनसंख्या सबसे अधिक निवास करती है? सीधा सिंपल लॉजिक है कि भाई जहां सबसे ज्यादा लोग निवास करेंगे वहीं पे जनसंख्या घनत्व अधिक होगा, तो देखो एशिया महाद्वीप के अंदर। आगे है, जनांकीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर बात करें विचार की, तो सबसे पहला जो विचार है इसमें कि प्रथम अवस्था में प्रजननशीलता मृत्यंता दोनों अधिक घट जाती है, ओके। द्वितीय अवस्था में प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है, किंतु यह समय के साथ घटती जाती है, यस। इसमें जो दो है वो सही है कि अंतिम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता उच्च मृत्यंता होती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सेकंड की अवस्था आ गई। तो इसमें पूछा कि कौन सा सही है, तो 51 में जो है आपका बी राइट हो जाएगा। जनांकीय संक्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से इसने दिया कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या भविष्य की जनसंख्या के पूर्व अनुमान के लिए जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत उपयोग किया जाता है, और नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनने के साथ ही प्रदेश की जनसंख्या निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर से उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाती है। तो इसमें ये सही है, कौन सा सही नहीं है? ओके, कौन सा सही नहीं है? तो एक मिनट, निम्न जन्म दर निम्न मृत्यु दर से उच्च जन्म दर, नहीं, ये लाइन गलत है, तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो बी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है, ठीक है, और विकासशील देशों में विकसित देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम है। देखो, विकासशील जो देश है उनमें विकसित देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम है, तो बिल्कुल सही बात है। तो इसमें पूछा कि कौन सा सही नहीं है, तो देखो 53 पहला क्या दिया है कि जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में धनात्मक नहीं, अगर जनसंख्या वृद्धि होगा तो आर्थिक विकास जरूरी नहीं है कि उतना हो, तो ठीक है, ये भी सही नहीं है। विकासशील देश में विकसित देश, विकासशील देश जो है, जैसे विकासशील देश मान लो आपका भारत है, विकसित देश मान लो अमेरिका है,
की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम है। नहीं, विकासशील जो राष्ट्र होता है उसमें जनसंख्या अधिक है। तो ये दोनों के दोनों कथन जो है वो आपके गलत है, कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें आपका जो है वो सी राइट होगा। कई बार क्या है कि अपन नहीं है और है देख लेते तो वहां काफी सारा अपने हो जाता कंफ्यूजन। तो देखो इसमें जो 53 है इसमें आपका सी ऑप्शन राइट होगा। 54, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके क्या देखना है कि कौन से सही है वो बताना है। कि लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात जनसंख्या वितरण कहलाता है। क्या ये बात सत्य है? नहीं। कि लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात जो है वो जनसंख्या वितरण कहलाता नहीं। यानी भूमि के ऊपर लोगों का जो फैलाव है वो वितरण कहलाता है। भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित है इसका सहसंबंध जनसंख्या के घनत्व से नहीं, बिल्कुल गलत है। ये जो बात लिखी हुई है ये इसके लिए सही है, वितरण के लिए सही है। तो दोनों चीजें उल्टी दी हुई है। तो अपना इसमें क्या पूछा गया कि कौन से सही है, तो ना तो एक सही है और ना दो सही है। तो इसमें आपका होगा डी राइट। आगे 55, निम्नलिखित में से कौन से कारक प्रवास को प्रभावित करते हैं? तो कौन से प्रतिकर्षक और अपकर्षक दोनों कारक है वो आपके प्रवास को प्रभावित करता है। इसका मतलब सी ऑप्शन इज आपके करेक्ट हो जाएगा। आगे है 56। आगे कौन सा है आपका 56 है, वो क्या कह रहा है? 56 कह रहा है कि प्रवास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी प्रवास के अंदर जो निम्नलिखित कथन दिए उनके ऊपर आप विचार करो। वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं वो आपका गंतव्य स्थान कहलाता है, बिल्कुल सही है। वह स्थान जिसमें लोग आगमन करते हैं वो उद्गम स्थान कहलाता है, यस। प्रवासी जो किसी नए स्थान पर आते हैं वो उत्प्रवासी कहलाते हैं। निप्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं आप्रवासी कहलाते हैं। ठीक है, तो कौन से इसमें सही नहीं है? 56 एक बार और देखना कौन से सही नहीं है। वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं, गजब की बात है, सारी की सारी उल्टी दी हुई है। एक एक करके आराम से देख रहे हैं। यहां देख रखा है कि कौन से सही नहीं है। तो देखो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं, यानी जहां से लोग गमन करते हैं, तो नोट्स में अपन ने देखा था वो था उद्गम स्थान। ये हो जाएगा उद्गम स्थान। ठीक है, वह स्थान जिसमें लोग आगमन करते हैं तो वो हो जाएगा आपका गंतव्य स्थान, गंतव्य स्थान। उसके बाद में इसने पूछा है कि प्रवासी जो किसी नए स्थान पर आ जाते हैं, तो नए स्थान पर आते हैं तो वो आते हैं तो आप्रवासी, आप्रवासी। और प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं तो वहां जनसंख्या की कमी हुई तो वो होगा उत्प्रवासी। तो इस तरीके से होगा। लेकिन इसने कहा कि कौन से सही नहीं है, तो सारे ही सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके बताना है कि कौन से सही नहीं है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती अपितु घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। बिल्कुल ये बात तो सत्य माननी पड़ेगी कि भाई ये बात तो सही है। इसने पूछा कि कौन सी सही नहीं है। अंशोधित जन्म दर को किसी भी क्षेत्र में एक विशेष वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। यस, ये बात सत्य नहीं है। इसका मतलब इसमें आपका दो जो है वो गलत है और अपने को दो गलत है वही बताना है। तो इसमें जो आपका सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2, अर्थात बी ऑप्शन राइट होगा। इसमें क्या है कि जन्म दर का मतलब है कि मरने वालों की संख्या नहीं। जन्म दर की परिभाषा क्या होगी? प्रति 1000 महिलाओं द्वारा जीवित जन्मों की संख्या, जीवित जन्मों की संख्या जो होगी, जीवित जन्मों की संख्या जो होगी वो आपके होगी क्या? जन्म दर। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन के घटक है? तो ये सारे के सारे आपके जनसंख्या परिवर्तन के घटक है। तो 58 के अंदर आपके हो जाएगा डी। 59, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या का कम हो जाना जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहलाती है। क्या ये बात सत्य है? यस, बिल्कुल सत्य है। जन्म दर मृत्यु दर से कम हो तो वह जनसंख्या धनात्मक वृद्धि कहलाती है। क्या जन्म दर मृत्यु दर से क्या हो? कम हो तो क्या वो जनसंख्या धनात्मक वृद्धि कहलाएगी? नहीं, जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो तो वो ऋणात्मक है भाई साहब। तो ये जो ऑप्शन है वो सही नहीं दिया है, तो इसमें आपका बी हो जाएगा। तीसरा भी पढ़ लेते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों के में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली संख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। ये बात तो सत्य है। चलो आगे 60, जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी जो जनसंख्या वृद्धि है इसके ऊपर कथन दिए हैं और इनमें से कौन सा सही नहीं है वो देखना है। तो आराम से देखते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित
अवधि के दौरान रहने या अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है, तो यह सही बात है। जनसंख्या वृद्धि सिर्फ धनात्मक होती जरूरी नहीं है, ऑप्शन बी सही है, तो आ जाएगा बी। जरूरी नहीं है, जनसंख्या जो वृद्धि होती है, ध्यान रखना जनसंख्या वृद्धि के दो प्रकार है, एक तो है ऋणात्मक और दूसरा है धनात्मक, दो प्रकार से हो सकती है। अगर लोग ज्यादा मर रहे हैं तो वो ऋणात्मक हो जाएगी, और ज्यादा जन्म ले रहे हैं और मृत्यु दर कम है तो वो आपकी धनात्मक हो जाएगी। प्रश्न संख्या 61, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं? तो जल की उपलब्धता भी प्रभावित करती है, मृदा भी प्रभावित करती है, खनिज भी प्रभावित करता है और औद्योगिकरण भी प्रभावित करता है। तो आपके इसमें जो है वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 62 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन गलत है वो बताना है। विश्व की जनसंख्या का 90% लगभग इसके 10% मतलब भाग में निवास करता है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। यानी क्या ये बात सत्य है? क्या कह रहा है कि विश्व की जनसंख्या का 90% लगभग इसके 10% स्थल भाग पर निवास करता है। ओके, कौन सा गलत है, यानी कौन सा गलत है वो बताना है। तो ये बात तो सत्य है। विश्व के 6 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश एशिया महाद्वीप में रहते हैं, ठीक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत है? बिल्कुल दोनों गलत नहीं है, दोनों कथन सही है। तो इसमें ना तो एक गलत है और ना दो गलत है। समझ में आया है ना प्रश्न? यानी प्रश्न ये कह रहा है कि ये जो निम्नलिखित कथन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो पहला वर्तन क्या पड़ा कि विश्व की जनसंख्या 90% जो है वो 10% स्थल भाग पर निवास करती है, तो ये अपन ने नोट्स में देखा था। और दूसरा अपन ने देखा था कि दुनिया के 10 बड़े जो जनसंख्या वाले देश हैं उसमें से 6 देश जो है वो आपके एशिया महाद्वीप में निवास करते हैं, तो ये बात भी सत्य है। तो इसमें कोई भी बात गलत नहीं है, तो ना तो एक गलत है और ना दो गलत है, तो डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जनसंख्या का घनत्व लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच का अनुपात है। यह प्रश्न तो अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने देखा था कि जनसंख्या का घनत्व लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच का अनुपात है, ठीक है। यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों में मापा जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ये दूसरा भी सही है और पहला भी सही है। इसका मतलब आपके इसमें जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक मिनट सी ये रहा। ओके, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये ए बी सी डी एस दिया हो तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 और 2। निम्नलिखित पर विचार करें, ठीक है। जल की उपलब्धता, नगरीकरण, भू आकृति, जलवायु, मृदा, उपयुक्त में से कौन से भौगोलिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं? देखो, जल की उपलब्धता आपका भौगोलिक कारण है, भू आकृति आपका भौगोलिक कारण है, जलवायु भौगोलिक कारण है, मृदा भौगोलिक कारण है। तो 1, 3, 4 और 5 कौन से में आएगा? 1, 3, 4 और 5। 1, 3, 4 और 5 आएगा आपके बी में। 1, 3, 4 और 5, यानी इसमें जो आपका ऑप्शन राइट होगा बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। हालांकि जो आपका नगरीकरण वाला क्षेत्र है ये आपके इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गंगा का मैदान विश्व की सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है। यस, ये बात सत्य है। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के प्रारंभिक काल से घना बसा हुआ क्षेत्र है। यस, बिल्कुल सही है। ये दोनों बात इसमें सत्य है, तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो सी राइट हो जाएगा। कहाँ गया सी? 1 और 2 दोनों ही बात सत्य है, इसलिए इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। आगे निम्नलिखित पर विचार करें। खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण और मृदा जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक, यानी इनमें से कौन से जो है वो आर्थिक कारण है? तो इसमें से आर्थिक कारक कौन कौन से हैं? तो आपके आर्थिक कारक हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। मृदा जो है वो आपका प्राकृतिक कारण है, तो ये आर्थिक कारण हो गया। खनिज आर्थिक कारण है, नगरीकरण आर्थिक कारण है, औद्योगिकरण आर्थिक कारण है। तो इसमें आपके जो ऑप्शन राइट होगा वो हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अफ्रीका में कटंगा और जांबा एक प्रसिद्ध
हीरे की क्षेत्र खदान है, नहीं हीरा नहीं है, ये तांबे की है, ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। जापान में कोबे ओसाका प्रदेश सघन बसा हुआ क्षेत्र है, तो यस इसमें जो आपका राइट होगा वो केवल और केवल बी राइट होगा, क्योंकि इसमें केवल दो ही बात सत्य है, क्योंकि जो आपकी जो ये बात है अफ्रीका में कटंगा और जाम्बिया जो है ये आपके हीरे के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ये सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। लेकिन इसने पूछा कि कौन सा सही है, तो अपने ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसलिए आपका दो ही राइट होगा। निम्नलिखित पर विचार करें, आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, यानी आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उपयुक्त कारकों में से कौन सा एक क्षेत्र जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित कर सकता है। यानी ये जो कारक दिए हुए हैं इनमें से कौन सा जो कारक है वो आपके जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित कर सकता है। देखो आर्थिक कारक बिल्कुल जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है, सामाजिक उत्थान भी प्रभावित करता है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी प्रभावित करता है। तो इसमें जो आपका राइट होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी उपयुक्त सभी। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जनसंख्या परिवर्तन को निरपेक्ष संख्या या प्रतिशत के रूप में भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। ओके, यहां ठीक है। उसके बाद में है जनसंख्या परिवर्तन हमेशा धनात्मक होता है, नहीं जरूरी नहीं है कि धनात्मक हो, कभी ऋणात्मक भी हो सकता है। तो इसने पूछा कौन सा सही है, तो ऑप्शन केवल और केवल एक सही है, इसका मतलब आपके यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, जनसंख्या की जो वास्तविक वृद्धि है वो क्या कहलाती है, जन्म दर और मृत्यु दर। ठीक है, कौन सा सही है। ओके, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, कौन सा सही है। तो देखो इसमें ना तो ए सही है ना तो दो सही है। क्या पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो ना तो एक सही है ना दो सही है। देखो प्राकृतिक वृद्धि का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक वृद्धि का मतलब होता है जन्म और मृत्यु। इसने डायरेक्ट ये माइनस दे दिया, इसका मतलब होगा ऐसे होगा, बराबर जन्म माइनस मृत्यु। ठीक है, और जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि का मतलब क्या होगा, यहां क्या होगा, ऐसे होगा, जन्म माइनस मृत्यु, और क्या होगा, प्रवास में आपका हो जाएगा माइनस उत्प्रवास। ठीक है ना, इस तरीके से ना तो एक सही है ना दो सही है। ठीक है, आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए। ठीक है, जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए, तो ये बिल्कुल सही बात है। यानी जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि कब होती है, कब होती है, जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए। यानी ऋणात्मक वृद्धि क्या कह रहा है कि भाई ऋणात्मक वृद्धि कब होगी, जब जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से कम हो जाए। यानी मृत्यु दर तो अधिक होगी और जन्म दर कम होगी, तो जनसंख्या में कैसी वृद्धि रहेगी, ऋणात्मक वृद्धि रहेगी। जनसंख्या की वृद्धि दर जनसंख्या का परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। यस, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, यानी मृत्यु दर तो कम है और जन्म दर अधिक है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो आपकी धनात्मक वृद्धि होगी। तो तीनों बातें इसमें सत्य है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित पर विचार करें। जो 72 है इसके ऊपर विचार करना है और आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। जन्म, मृत्यु और प्रवास उपयुक्त में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक है, यानी कौन से जो है जनसंख्या परिवर्तन के घटक है, तो इसमें डी, तीनों के तीनों आपके जनसंख्या परिवर्तन के घटक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके क्या करना है कि कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो असंशोधित जन्म दर CBR किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्मों की संख्या के रूप में निरूपित होता है। ओके, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि घटती मृत्यु दर के कारण भी होती है, यानी जनसंख्या वृद्धि घटती मृत्यु दर के कारण भी हो सकती है। यस, ये भी बात सत्य है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, तो इसमें आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। अशोधित मृत्यु दर किसी भी क्षेत्र की मृत्यु दर मापने की एक विधि है, यानी कोई भी क्षेत्र है उसकी मापने के लिए ये एक प्रकार से काम में ली जाने वाली ये विधि है। यस, ये किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में होने वाली मृत्यु की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। यस, ये बात भी सत्य है। तो इसमें जो आपका राइट होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना,
कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट, यानी एक और दोनों सत्य है तो सी इसमें सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं उसे गंतव्य स्थान कहा जाता है। वहां से गमन करते हैं, क्या उसे गंतव्य स्थान कहा जाता है? ओके, ठीक है। और उसके बाद में पूछा कि उत्पत्ति का स्थान जनसंख्या में वृद्धि को दर्शाता है। ओके, और प्रवास हमेशा अस्थायी या मौसमी होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखो, इन कथनों में से कोई भी कथन है वो सही नहीं है। देखो, पहला क्या कह रहा है कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं उसे गंतव्य स्थान नहीं कहा जाता, उसे उद्गम स्थान कहा जाता है। ठीक है। और उत्पत्ति का स्थान जनसंख्या में वृद्धि को दर्शाता है। उत्पत्ति का स्थान जो उद्गम स्थान है वो जनसंख्या वृद्धि को नहीं दर्शाता है, वो जनसंख्या की कमी को दर्शाता है। यानी जहां से इंसान गया है तो वहां से कमी ही होगी ना। प्रवास हमेशा अस्थायी और मौसमी होता है, जरूरी नहीं है प्रवास स्थायी भी होता है। प्रवास के 3 प्रकार है, स्थायी, अस्थायी और मौसमी, जो कि अपन ने नोट्स की क्लास में बहुत अच्छे से देखा था। तो इसमें डी हो जाएगा कि कोई भी सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नए स्थान पर जाने वाले प्रवासियों को उत्प्रवासी कहा जाता है। किसी स्थान से बाहर जाने वाले प्रवासी को अप्रवासी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा गलत है? देखो, इसमें कौन सा जो है वो गलत है? तो 1 और 2 दोनों ही गलत है। देखो, नए स्थान पर आने वाले प्रवासी को उत्प्रवासी नहीं कहा जाता, अप्रवासी कहा जाता। ठीक है ना, यानी कोई भी नए स्थान पे आएगा उसे कहते हैं अप्रवासी। ठीक है, और किसी स्थान से बाहर जाने वाले व्यक्ति को अप्रवासी नहीं, ये उल्टा हो गया, तो इसमें कहलाएगा उत्प्रवासी। ओके, आगे 77 निम्नलिखित पर विचार करें। बेरोजगारी, राजनीतिक उपद्रव, जीवन की सुरक्षा, प्राकृतिक आपदाएं, उपयुक्त में से कौन उद्गम स्थान में प्रवास के लिए प्रेरित करने वाले कारक है? यानी ये कौन से कारक है जो उद्गम स्थान में से प्रवास करने के लिए उत्तरदायी कारक है? तो इसमें बात करें तो 1, 3 और 4 ये जो है वो आपके प्रवास के कारक होंगे। बेरोजगारी के कारण होगा, राजनीतिक उपद्रव के कारण होगा और प्राकृतिक आपदा के कारण होगा। भाई, आप प्रवास क्यों करोगे एक स्थान से? मान लो कि ये एक स्थान है, मान लो ये आपका, मैं ऐसे कह दूं कि नेपाल है। ठीक है, हिमालय के पास में स्थित है, नेपाल के स्थान पे रह रहे हो और ये आपका उद्गम स्थान है। ठीक है, ये आपका उद्गम स्थान है। यहाँ पे अगर बेरोजगारी है तो आप इस नेपाल को छोड़ करके दूसरी जगह जाओगे। अगर राजनीतिक उपद्रव हो रहे हैं, यानी आए दिन कोई ना कोई राजनीतिक हत्याएं हो रही है या कांड हो रहे हैं, तो आप इसको छोड़ के जाओगे। और अगर प्राकृतिक आपदा यानी भूकंप आ रहे हैं या भूस्खलन हो रहा, तो भी आप इसको छोड़ करके जाओगे। अगर जीवन की सुरक्षा है तो आप इसको थोड़ी ना छोड़ के जाओगे। तो इसने कहा कि उद्गम स्थान में प्रवास को प्रेरित करने वाले कारक कौन से? तो 1, 3 और 4, यानी आपके ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। निम्नलिखित पर विचार करें। महामारी, तो ये महामारी है, पारी नहीं है। महामारी, शांति और स्थायित्व, काम के बेहतर अवसर, उपयुक्त में से कौन एक गंतव्य स्थान में प्रवास के लिए प्रेरित करने वाले कारक है? यानी कौन से जो है वो गंतव्य स्थान में प्रेरित करने वाले कारक है? तो 78 की बात करूं तो इसमें जो आपके बात करूं तो कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें जो आपका राइट होगा वो होगा बी, 2 और 3। गंतव्य स्थान में प्रवास के लिए प्रेरित है, शांति और काम के बेहतर अवसर। ठीक है, आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि के उद्भव और आरंभ के पश्चात जनसंख्या का आकार छोटा था। ओके, औद्योगिक क्रांति के बाद 16वीं और 17वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या में विस्फोट वृद्धि हुई। यस, ये बात सत्य है। ईसा मसीह के पहले शताब्दी में जनसंख्या 300 करोड़ से कम थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो इसमें अगर बात करूं गलत की, तो आपका इसमें जो ये जो गलत है, ऑप्शन संख्या 2 है, वो बिल्कुल आपका गलत। ठीक है, और ऑप्शन संख्या 2 क्या है कि औद्योगिक क्रांति के बाद 16वीं और 17वीं शताब्दी में विश्व जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई। ऐसा कुछ नहीं है। विस्फोटक जो वृद्धि होती है वो आपके लगभग होती है 17वीं शताब्दी के बाद में।
ओके। और 18वीं शताब्दी की बात करूं, 18वीं सदी है, उसमें जो जनसंख्या है वो विस्फोट से वृद्धि करती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या में 10 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। ओके, क्या ऐसी बात सत्य है? यस, बिल्कुल सत्य है। 20वीं शताब्दी में जनसंख्या 2 गुना वृद्धि हुई है। क्या 20वीं शताब्दी में जनसंख्या जो है वो 2 गुना वृद्धि हुई है? नहीं। इसमें पूछा है कि कौन सा सही है, तो आपके जो है वो ये सही है। 20वीं शताब्दी में जनसंख्या की वृद्धि बात करूं तो 2 गुना नहीं है, वो 4 गुना है। ठीक है ना, तो इसमें दूसरा गलत है। सही पूछा है तो इसमें केवल और केवल एक ही सही होगा। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 81, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि अधिक है। ओके, और जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच सकारात्मक संबंध है। कौन सा इसमें से सही है? ना तो एक सही है और ना 2 सही है। इसमें ऑप्शन आपका डी राइट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब एक निम्न वार्षिक दर अत्यंत बड़ी जनसंख्या पर लागू होती है तो जनसंख्या में लगभग कोई बदलाव नहीं होता। ओके, यदि वृद्धि दर निरंतर घटती रहे तो भी कुल जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जनसंख्या बढ़ती है। देखो, यदि वृद्धि दर निरंतर घटती रहे तो भी कुल जनसंख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ती है। कौन सा कथन गलत है? तो ये बात तो सत्य है। ठीक है, और इसमें जो ये बात दी हुई कि जब एक निम्न वार्षिक दर अत्यंत बड़ी जनसंख्या पर लागू होती है तो जनसंख्या में लगभग कोई बदलाव नहीं होता। यानी एक वार्षिक दर बड़ी जनसंख्या पर अगर लागू होती है तो भाई साहब उसमें बदलाव तो होगा ना, तो ये जो है वो गलत है। इसमें ऑप्शन एक राइट होगा, यानी केवल ए। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा गलत है वो बताना है। तो HIV एड्स महामारी ने अफ्रीका में औसत जीवन की प्रत्याशा को कम कर दिया। क्या ये बात सत्य है? HIV के द्वारा क्या आपका ये अफ्रीका है वो प्रभावित हुआ है? ओके, तो ये तो सत्य है। भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 2.64% है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन है वो सत्य है? तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार बात करूं तो आपकी जो है वो 1.64 है। ठीक है ना, तो ये कथन तो गलत है। कौन सा पूछा है गलत? तो इसमें 2 गलत है, तो इसमें आपका जो है वो बी राइट हो जाएगा, यानी बी जो है वो आपका गलत है। क्योंकि 2011 की जनगणना से अनुसार जो अगर जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत बात करें तो 1.64% यानी 64% है। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जननांकीय जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या और भविष्य की जनसंख्या का पूर्व अनुमान किया जाता है। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है। ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जननांकीय चक्र के रूप में भी जाना जाता है। यह बताता है कि एक साक्षर समाज कम जन्म और कम मृत्यु की ओर जाता है। यस, तीनों बातें इसमें बिल्कुल सत्य है। तो इसमें जो है वो आपका डी हो जाएगी, नहीं जो 84 है उसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और आज की इस पीडीएफ का सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये, यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उच्च प्रजनन क्षमता उच्च मृत्यु दर। उच्च प्रजनन क्षमता उच्च मृत्यु दर, यानी चक्र चरणों को व्यवस्थित करें तो सबसे पहला जो है वो आएगा 1, उसके बाद में आएगा उच्च प्रजनन क्षमता और कम मृत्यु दर 3 आएगा, और उसके बाद में आएगा प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर दोनों में गिरावट। तो 1, 3 और 2, 1, 3 और 2 कौन से में? बी के अंदर है। तो इसमें आपका जो है वो बी राइट होगा, यानी प्रथम चरण, दूसरा चरण और तृतीय चरण वाली जो अपन ने वो देखी थी ना, उसके अंदर से प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ आपके चैप्टर संख्या 2 के सारे एमसीक्यू प्रश्न होते हैं कंप्लीट। ठीक है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये एमसीक्यू प्रश्न कैसे लगे। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दी है। अभी के अभी टेलीग्राम चैनल में जाओ और पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। इसी फॉर्मेट में डाली हुई है, आराम से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम का चैनल नीचे आपके कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, या फिर आप डायरेक्ट लिख लेना लक्ष्मण धारा, आपके सामने टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, ऐसी फोटो मंडी हुई। ठीक है, तो मिलेंगे तीसरे चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।